नमस्कार। भारत का संविधान एक बहुत बड़ी और अहम किताब है, पर क्या कभी सोचा है कि इस किताब के पीछे कुछ ऐसे पन्ने हैं जो असल में पूरे देश को चलाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान की 12 अनुसूचियों की। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो बारीकियां हैं, वो फाइन प्रिंट है जिस पर हमारे शासन का पूरा ढांचा टिका हुआ है। चलिए आज इसकी गहराइयों को समझते हैं। आज हम इन अनुसूचियों को रटने वाले नहीं हैं, बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि ये हमारे देश की बुनियाद कैसे रखती हैं, शक्तियों का बंटवारा कैसे करती हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, ये हमारी अनूठी पहचान और विविधता को कैसे संभाल कर रखती हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये अनुसूचियां हैं ही क्यों? सारी बातें संविधान के मेन आर्टिकल्स में ही क्यों नहीं लिख दी गई? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, तो जो मेन नक्शा है वो तो हो गया संविधान का आर्टिकल, लेकिन बिजली की वायरिंग कहाँ से जाएगी, पानी के पाइप कैसे लगेंगे, हर चीज का पूरा डिटेल वो अलग से शीट्स पर होता है ना। बस ये अनुसूचियां वही हैं, ये संविधान के सप्लीमेंट्स हैं। इनमें वो लंबी लंबी लिस्ट और डिटेल्स हैं जिन्हें अगर मेन टेक्स्ट में डाल देते तो संविधान को पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता। चलिए अब शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्र की बुनियादी रूपरेखा। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले 3 चीजें तय करनी होती हैं। देश है क्या, कहाँ तक है और इसे चलाएगा कौन। पहली 3 अनुसूचियां बिल्कुल यही काम करती हैं। देखिए, ये तीनों मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाती है। पहली अनुसूची बताती है कि भारत में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब ये देश का ऑफिशियल मैप है। दूसरी अनुसूची देश के बड़े बड़े अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, जज, इन सब की सैलरी और पेंशन तय करती है ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। और तीसरी अनुसूची में इन सभी पदों की शपथ का जिक्र है। तो क्या हुआ, क्षेत्र, पद और निष्ठा, तीनों बातें एकदम साफ। ठीक है, तो देश का ढांचा तैयार हो गया, पर असली सवाल तो अब आता है, पावर किसके हाथ में होगी, शक्ति का बंटवारा कैसे होगा। अब जो अनुसूचियां आ रही हैं वो इसी बड़े सवाल का जवाब देती हैं कि कैसे केंद्र से लेकर गांव तक सत्ता बटी हुई है। सबसे पहले चौथी अनुसूची ये तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ये पक्का होता है कि केंद्र में हर राज्य की आवाज सुनी जाए। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की, हमारे संघीय ढांचे की आत्मा है। और अब आती है 7वीं अनुसूची। यकीन मानिए, अगर भारत के फेडरल सिस्टम को समझना है तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये साफ साफ लकीर खींचती है कि कानून बनाने का हक किसका है, केंद्र का या राज्यों का। इसमें शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस, विदेशी मामले। दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, खेती जैसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। है ना शक्तियों का एक बेहतरीन संतुलन। लेकिन कहानी सिर्फ केंद्र और राज्यों पर खत्म नहीं होती। हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि वो पावर को लोकतंत्र की असली जड़ों तक यानी गांव और शहर के लोकल लेवल तक ले जाता है। और यही काम आती है 11वीं और 12वीं अनुसूचियां। 11वीं अनुसूची गांवों में पंचायती राज को 29 विषयों पर अधिकार देती है। वहीं 12वीं अनुसूची शहरों की नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर ताकत देती है। मतलब सही मायनों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया गया है। अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, संरक्षण और पहचान। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये विविधताओं का देश है। ये अनुसूचियां इसी विविधता को पहचान देती हैं और कुछ खास समुदायों के अधिकारों की रक्षा भी करती हैं। जैसे कि 5वीं और 6ठी अनुसूचियां, ये भारत के आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। 5वीं अनुसूची कई राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम बनाती है, जबकि 6ठी अनुसूची खासतौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों को विशेष स्वायत्तता देती है ताकि उनकी पहचान और संस्कृति बची रहे। इसके बाद है 8वीं अनुसूची, जो भारत की भाषाई विविधता का जश्न मनाती है। इसमें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। अब 9वीं अनुसूची थोड़ी अलग और दिलचस्प है। इसे मुख्य रूप से जमीनी सुधार जैसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाया गया था, ताकि सामाजिक न्याय के काम में कोई रुकावट न आए। सामाजिक न्याय जरूरी है,
लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता भी तो चाहिए। तो सवाल उठता है कि उन चुने हुए नेताओं का क्या किया जाए जो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते हैं। इसे कैसे रोका जाए? इसका जवाब है 10वीं अनुसूची में, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। ये कानून ऐसे दल बदल पर रोक लगाकर सरकारों को अस्थिर होने से बचाता है। तो इन सभी अनुसूचियों को समझने के बाद इनका असली महत्व क्या निकलता है? एक बात तो साफ है, ये सिर्फ सूचियां नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ये अनुसूचियां शासन चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट देती हैं। यही भारत के संघीय ढांचे की मशीनरी को चलाती हैं। यही हमारी विविधता और अधिकारों की रक्षा करती हैं। और असल में यही वो दस्तावेज हैं जो संविधान के विजन को हकीकत में बदलते हैं। ये अनुसूचियां भारत के जिंदा दिल लोकतंत्र की धड़कन है। तो अगली बार जब भी स्थानीय सरकार, आधिकारिक भाषाओं या केंद्र राज्य के रिश्तों पर कोई बात हो, तो शायद संविधान की एक गहरी और सोची समझी बनावट जरूर याद आएगी। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।